रात के 9 बजे कुछ लोग नाव से एक नदी पार करते हैं और नदी के उस पार वाले गांव को निशाना बनाते हैं। सबसे पहले जिस नाविक ने, जिस मांझी ने उन्हें नदी पार कराया, सबसे पहले उसे गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद गांव जाते हैं और गांव के घर के हर सदस्य को बाहर निकलवाते हैं, खासकर महिलाओं को, औरतों को। एक एक औरतों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। उद्देश्य होता है कि इस गांव में कोई ऐसा ना बचे जिससे कि इस गांव का वंश आगे बढ़ सके। कुछ दिनों बाद अगली कहानी अगले गांव की है, जिसे लगभग 1000 लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। गांव के नजदीकी थाने को भी 500 लोग घेर कर मुखिया जो होता है थाने का और पुलिस का जो प्रशासन वहां पे होता है उसे बंधक बना लेते हैं और 1000 लोग पूरे गांव को घेर कर सारे मर्दों को बाहर निकालते हैं और गांव के पास वाले मंदिर के मैदान के पास उन्हें इकट्ठा करते हैं। उनके हाथ को रस्सी से बांधते हैं और एक लाइन से सबकी गर्दनें काट देते हैं। ऐसा कई अनवरत सिलसिला चलता रहा। 90 के दशक में लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में नरसंहार का अनगिनत सिलसिला, इतने नरसंहार जिसे कि गिना नहीं जा सका। अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं बिहार में 90 के दशक में हुए नृशंस हत्याओं के बारे में। दोस्तों, बिहार में 90 का दशक जंगल राज के लिए जाना जाता है। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में इतनी हत्याएं हुई, इतना नरसंहार हुआ कि आप गिन नहीं सकते। कहते हैं कि कुल मिलाकर 118 नरसंहार हुए, जिसमें 850 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। सबसे पहला नरसंहार लालू शासनकाल से पहले 1977 में हुआ था, बेलछी का, जिसमें इंदिरा गांधी हाथी से बैठकर उस गांव में आई थी, क्योंकि गांव में रास्ता नहीं था जाने का, और वहां से जातीय उन्माद की जो आग पूरे प्रदेश में फैली, उसे 90 के दशक में और हवा दिया गया स्थानीय प्रशासन और सरकार के द्वारा। वर्चस्व की इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ मासूमों ने अपनी जान गंवाई, निर्दोष लोग मारे गए। और ये प्रतिद्वंदिता शुरू तब हुई जब भाकपा माले जो संगठन रहा और नक्सलियों ने साठ गांठ कर जमींदारों के जमीनों को कब्जा करना शुरू कर दिया। उनकी जमीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए गए और उन्हें अपना घोषित किया जाने लगा। रिटेलिएशन के तौर पे, जवाबी प्रतिक्रिया के तौर पे, उन जमींदारों ने मिलकर अपना एक समूह बनाया, रणवीर सेना, सनलाइट सेना, इस तरह के कुछ संगठन सक्रिय हुए अपनी जमीनों को बचाने के लिए। रणवीर सेना में ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किसानों के संगठन का नेतृत्व किया और कब्जा करने वाले लोगों को रिटेलिएट किया, उनको उनकी भाषा में जवाब देना शुरू किया। और ब्रह्मेश्वर मुखिया को भी उसी भाषा में, उनकी ही भाषा में, एमसीसी, नक्सली, भाकपा माले, इन संगठनों ने उन्हें भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया। परंतु संघर्ष की, वर्चस्व की इस लड़ाई में अगर कोई लाभ ले रहा था तो वो थे राजनेता। अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस नरसंहार को रोकने की बजाय इसे हवा दी गई। किसी भी नरसंहार में प्रशासन द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया, सरकार द्वारा कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि वो रुके, बल्कि सरकार के स्टेटमेंट और प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से हर 10 दिन, हर 5 दिन, हर हफ्ते एक से बढ़कर एक नरसंहार होते रहे। नरसंहार इतने कि मैं उनका नाम नहीं गिनवा सकता हूं आपके सामने। कुछ नरसंहार जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों को मारा गया, सेनारी नरसंहार,
12 नरसंहार, बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिघा, मियापुर, नारायणपुर, दलेल चक बभौरा, उसरी बाजार, ऐसे कितने नाम हैं जिसमें ऊंची जाति और नीची जाति दोनों समुदाय के मासूम लोगों को मार दिया गया और पर्दे के पीछे जो खिलाड़ी थे उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। नरसंहारों के बाद प्रशासन ने खाना पूर्ति के लिए जिन लोगों को अभियुक्त बनाया उसमें अधिकांश दोनों समुदाय से गांव के मासूम थे, और अगर कुछ एक लोग पकड़े भी गए जिनकी संलिप्तता थी तो सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। नरसंहार ऐसा कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, यहां तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। आप सोच सकते हैं कि 90 के दशक में 118 नरसंहार, कहीं 58 लोग, कहीं 35 लोग, कहीं 22 लोग, कहीं 25 लोग, रात में लोग खा पीकर गांव में सोने जा रहे हैं और गांव में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा माहौल थर्रा उठता है और लाशें बिछ जाती हैं। और ये सब कुछ प्रशासन की मिली भगत, सत्ता, नक्सलियों के साठ गांठ की बदौलत इन सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। सत्ता और प्रशासन दोनों पक्ष को उकसाकर अपनी राजनीति साध रहा था और इसमें बलि चढ़ रही थी उन निर्दोषों की, मासूमों की, जिनको इससे कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, जिस प्रदेश में इतनी हत्याएं हो रही हो, इतने बड़े पैमाने पे नरसंहार हो रहा हो, आप सोच सकते हैं कि वहाँ के प्रदेश की, उस प्रदेश में रह रहे जनता की क्या हालत हो रही होगी, उनकी क्या मनोदशा हो रही होगी। कई ऐसे परिवार जिनका एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचा, कोई ऐसा परिवार जिसमें बस 5 साल का मासूम जिंदा बचा, कोई ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ एक 55 और 60 साल का बुजुर्ग जिंदा बचा। इस भय के माहौल से बिहार में बड़े पैमाने पर पलायन की शुरुआत हुई और लोगों ने अपनी जान और माल बचाने के लिए किसी ने अपना गांव, किसी ने अपना जिला और किसी ने प्रदेश तक छोड़ना ही उचित समझा। ये सिलसिला तब जाकर रुका जब सरकार और सत्ता का परिवर्तन हुआ। लालू प्रसाद की जो सरकार थी उसे नीतीश कुमार ने रिप्लेस किया और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में आते ही सबसे पहला कार्य प्रशासन को सशक्त किया और उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन पे लगाम लगाया गया। नीतीश कुमार की सरकार में इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरसंहार, लूट, डकैती, अपहरण, इन सारे घटनाओं पर नीतीश कुमार की सरकार ने अंकुश लगाया। हर जाति के हत्यारों को, नक्सलियों को, बाहुबलियों को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे डाला। प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। नीतीश कुमार के आने से प्रदेश की जो जनता थी उनके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए अनडाउटेबली ये तो जरूर किया कि उन्होंने जंगल राज से निकालकर बिहार को पटरी पर लाया। लालू प्रसाद के शासनकाल में कुछ अच्छाइयाँ रही, जिसमें कि एक अच्छाई ये थी कि उन्होंने गरीबों को आवाज़ दी, उन्हें सम्मान के साथ जीना सिखाया, उनके मनोबल को ऊंचा किया। आम आदमी के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास
जगाया। पूरे देश में कहीं भी दोस्तों घटना घटती है, देश के किसी भी कोने में एक घटना घटती है, कहीं कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का शोषण करता है, एक व्यक्ति के कारनामे का खामियाजा पूरा देश भुगतता है। कहीं कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति गलत केस में, गलत एक्ट में अगड़ी जाति के लोगों को फंसाकर पूरे प्रदेश के अगड़ी जातियों के बीच में रोष पैदा करता है। ये अगड़ी पिछड़ी जातियों की लड़ाई, ये वर्चस्व की लड़ाई किसी भी प्रदेश के लिए ना अच्छा रहा ना अच्छा हो सकता है, और बिहार इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और दुर्भाग्य इस प्रदेश का, प्रदेश की जनता ने जिन नेताओं को चुनकर भेजा उनका, कि उन्होंने इस जातिवाद को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा ही दिया। दोषी वो जनता भी है जो जाति के आधार पे अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसका खामियाजा भी उन्हें प्रदेश में कई बार भुगतना पड़ा है, और वो आज भी गाहे बगाहे भुगतते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको नरसंहारों का प्रदेश माना जाने वाला 90 के दशक के बिहार की जो जानकारी बताई, उस दौरान जो नक्सली संगठन थे, जो एमसीसी थे, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, रणवीर सेना थे, इन लोगों के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, अगर इससे इतर आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आप सबों से एक और संवाद ब्रह्मेश्वर मुखिया, नक्सली संगठनों और यहाँ के बाहुबलियों के ऊपर करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि लोग आपसी भाईचारे के साथ जातीय वैमनस्यता को दूर कर आपसी भाईचारे के साथ रहें, आपस में लड़ने की बजाय अपनी गरीबी से लड़ें, अपने संघर्ष को एक नया मुकाम दें, क्योंकि जातीय संघर्ष किसी भी लड़ाई का अच्छा परिणाम नहीं दे सकता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्द ही देश या प्रदेश की अगली सनसनीखेज घटना के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।